वेलकम टू डिवाइन क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 16 जो इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी सेट है। अब जो है ये सेट समाप्त हो गया है। बहुत जल्द एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ फिर उपलब्ध होऊंगा इसी चैनल पे और आप लोगों को बहुत अच्छे से कराया जाएगा। तब तक जो है 50 क्वेश्चन का मैं डेली प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पे डालूंगा, जिसमें 35 जीएसजी के रहेगा और 15 करंट अफेयर्स रहेगा। उसको अभी फुल डिस्कशन रहेगा, तो आप लोग उसे जरूर देखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग। नेक्स्ट, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चटपटा निम्न परिघटना के कारण होता है। यह होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। आप लोगों को ये क्वेश्चन मैं कम से कम 5 से 6 बार बता चुका हूं और अभी तक 16 प्रैक्टिस सेट में कम से कम 5 से 6 बार जो है ये क्वेश्चन पूछ चुका है इसी से संबंधित। अगर आप लोगों को एग्जाम सच में निकालना है तो इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य है उसे याद कर लीजिएगा। मैं बता देता हूँ फिर से एक बार, इसे कॉपी में जरूर नोट करके याद कीजिएगा। जैसे प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हुए नजदीक आते हैं, दिखाई देते हैं। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई पड़ता है। द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छत टेढ़ी दिखाई पड़ता है और प्रकाश के परिकिरण के कारण ही आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है और परिकिरण के कारण ही कुहासा में बहुत कम दिखाई पड़ता है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण हीरा चमकता है। रेगिस्तान में मरीचिकी का बनना प्रतीत होता है। जल में पड़ी परख नली चमकता है और कांच में आई दरार का चमकना, ये सब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। और प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन जो है वो प्रकाश के परिक्षेपण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था? देखिएगा वो शामिल हुआ था बुल्गारिया। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा प्रथम विश्व युद्ध जो है उसका मूल कारण 1871 ईस्वी में बिस्मार्क द्वारा जर्मनी के एकीकरण के बाद फ्रांस में मित्रहीन राष्ट्र बनाए रखने के लिए प्रारंभ की गई गुप्त संधियां थी। याद रखिएगा कि गुप्त संधियां से प्रथम विश्व युद्ध का बीजारोपण माना जाता है और प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था सेराजेवो हत्याकांड है, जिसके अंतर्गत 28 जून 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफिया की हत्या कर दी गई थी। याद रखिएगा 28 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था और 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध नदी के संगम पर स्थित है। टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर स्थित है, जो भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पे है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में है और भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ये भी याद रखिएगा जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा मिलती है वहाँ पे देवप्रयाग बनता है और जहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती है वहाँ पे रुद्रप्रयाग बनता है और जहाँ पे पिंडार नदी और अलकनंदा मिलती है वहाँ पे कर्णप्रयाग बनती है और जहाँ पे नंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है वहाँ नंदप्रयाग बनता है। जहाँ पे विष्णु गंगा और धौली गंगा मिलता है वहाँ पे विष्णुप्रयाग बनता है। नेक्स्ट है, किसी अर्धचालक का तापमान बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? तो वो घटती है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। यहीं पे ये भी याद रखिएगा कि अधातु का प्रतिरोध तापमान के बढ़ाने से घटता है, परंतु धातु का प्रतिरोध जो है तापमान बढ़ाने से बढ़ता है। अगला रीजनिंग का क्वेश्चन है, इससे बना लीजिएगा। इसका आंसर बता दूं, ऑप्शन डी सही है। और ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर भी ऑप्शन डी सही है। आंसर भी ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई चौथी आंग्ल मैसूर युद्ध में, तब जो है मराठा, निजाम और अंग्रेज ने मैसूर राज्य के महत्वपूर्ण क्षेत्र को आपस में बांट लिया और एक छोटे से क्षेत्र को वाडियार वंश के शासक कृष्णराज तृतीय को गद्दी पर बैठाकर 1799 में सहायक संधि पर हस्ताक्षर करा दिया और इस प्रकार स्वतंत्र मैसूर राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, कृष्णराज तृतीय जो वाडियार वंश के शासक थे। याद रखिएगा टीपू सुल्तान एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे। उसने सिंगेरी के मंदिर और शारदा देवी के मूर्ति के पुनर्निर्माण के लिए सरकारी धन उपलब्ध कराया था। अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को सीधा साधा दैत्य कहकर संबोधित किया था। टीपू सुल्तान का एक प्रसिद्ध कथन है, 100 दिन बहेर की तरह जीने से अच्छा एक दिन शेर की तरह जिया जाए। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था और टीपू सुल्तान फ्रांसीसी संगठन जैकोबिन का भी सदस्य बना। नेक्स्ट है, क्वार्टज का रासायनिक नाम है। तो क्वार्टज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। इसका फॉर्मूला होता है SiO2। क्वार्टज जो है सिलिका का सबसे अधिक प्रचुर वाला खनिज पदार्थ है। याद रखिएगा भूगर्भपट्टी यानी क्रस्ट पर क्वार्टज दूसरा सर्वाधिक पाए जाने वाला खनिज है और सिलिकॉन डाइऑक्साइड को कोरेंडम या कृत्रिम हीरा भी कहते हैं, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? तो यह जो है चौथी अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। यही याद रखिएगा प्रथम अनुसूची में जो है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। द्वितीय अनुसूची में जो है संवैधानिक पदधारकों के वेतन और भत्ते का उल्लेख है। तृतीय अनुसूची में संवैधानिक पदों के शपथ का ब्यौरा दिया गया है। चतुर्थ अनुसूची में जो है राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या का निर्धारण किया गया है। पांचवी अनुसूची में जो है SC/ST क्षेत्र के प्रशासन एवं उसके नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजातियों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है। सातवीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन किया गया है और आठवीं अनुसूची में भाषाओं से संबंधित जो वर्तमान में अभी कुल मिलाकर 24 भाषाएं हैं। नेक्स्ट जो है मैथ का क्वेश्चन, इससे बना लीजिएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है।
नेक्स्ट है जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी? तो यह हुई थी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। इसके बारे में मैं बता रहा हूँ तो गौर से सुनिएगा आप लोग। पंजाब आने के क्रम में गांधी जी को रोका गया। परिणाम स्वरूप अमृतसर में शांतिपूर्वक प्रदर्शन का आयोजन किया गया, लेकिन अंग्रेजी सेना के साथ झड़प में संघर्ष में 2 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई। बदले में कार्रवाई में 5 अंग्रेज को मार डाला। साथ ही डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था। इस समय पंजाब का उपराज्यपाल माइकल ओ डायर था, जिसने सैन्य अधिकारी माइकल आर डायर को जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया। इस प्रकार आर डायर के द्वारा बर्बर हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई, लेकिन सरकार के अनुसार मात्र 379 लोगों की ही मृत्यु प्राप्त हुई। उपरोक्त दोनों घटनाओं से क्षुण्ण होकर गांधी जी सक्रिय रूप से राजनीतिक अंग्रेजी सरकार के इस हत्याकांड के जांच के लिए लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया। कांग्रेस ने भी मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया, जिसमें महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू भी शामिल किए गए। इस हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर या नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया था और अंग्रेजी सरकार के कार्यकारिणी परिषद के सदस्य लॉर्ड शंकरन ने अपना सदस्यता की पद को त्याग दिया। नेक्स्ट, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र जो है 1971 ईस्वी में बना था। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान को माना जाता है। शेख मुजीबुर रहमान ने 26 मार्च 1971 ईस्वी को बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की थी, इसलिए 26 मार्च को बांग्लादेश जो है अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, इसे याद रखिएगा। लेकिन भारत ने 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश की मान्यता दिया था। सबसे पहले भारत ही वैसा वह प्रथम देश था जिन्होंने बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश का मान्यता दिया था। ये एग्जाम में पूछता है। 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 1971 के बीच भारत ने बांग्लादेश को लेकर पाकिस्तान के साथ युद्ध किया था, इसीलिए 16 दिसंबर को भारत जो है विजय दिवस के रूप में मनाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है? तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन सी सही है। जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होता, ऑप्शन सी। जर्मन सिल्वर जो है जिंक, कॉपर और निकेल का मिश्र धातु है। हॉर्न सिल्वर का रासायनिक फार्मूला होता है AgCl होता है। लूनर कास्टिक का फार्मूला होता है AgNO3 और मरकरी को क्विक सिल्वर कहते हैं, इसे याद रखिएगा। मरकरी का परमाणु संख्या 80 होता है और यह एकमात्र ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है कमरे की ताप पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर के लिए स्टार्च के पाचन से संबंधित है? ये संबंधित है एमाइलेज। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। लाइपेज जो है फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में बदलता है। पेप्सिन या भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। इंसुलिन जो है मानव शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। यह अग्नाशय की बीटा कोशिका से स्रावित होता है। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है, इसे बना लीजिएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी सही है। ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसे बना लीजिएगा। इसका आंसर ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्धवामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? तो वह है विद्या। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा, भारत में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है और विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन चीन में होता है। ये भी याद रखिएगा, गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। नेक्स्ट है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु में है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। इसका स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1955 ईस्वी को किया था। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में है, इसे याद रखिएगा। रेल व्हील फैक्ट्री जो है येल्लाहंका कर्नाटक में है। मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में है। इलेक्ट्रिक रेल इंजन फैक्ट्री मधेपुरा में है और डीजल इंजन फैक्ट्री मढ़ौरा में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है? तो वो चंद्रशेखर राव ने किया काम। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा, चंद्रशेखर को युवा तुर्क के नाम से भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री बता दें, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जो है जवाहरलाल नेहरू था और सबसे लंबा कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू का ही है, 16 वर्ष 9 महीना 12 दिन का। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री व प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाला प्रथम प्रधानमंत्री जो था वो मोरारजी देसाई था। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाला प्रथम प्रधानमंत्री जो था वो विश्वनाथ प्रताप सिंह था। और पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं था, तो वो है आपका PV नरसिम्हा राव। और सबसे छोटा कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी, मात्र 13 दिन के लिए। और पद ग्रहण करते समय विधानसभा का सदस्य था HD देवगौड़ा। 3 प्रधानमंत्री की मृत्यु जो है उनकी पदावधि के दौरान हुआ है, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री तथा श्रीमती इंदिरा गांधी। और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु जो है 1966 ईस्वी में भारत से बाहर ताशकंद में हुआ था। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में और राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट, क्लोरोजाइलिनोन तथा तारपिनोल का मिश्रण किस रूप से कार्य करता है? यह जो है रोगाणुरोधी के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ये दोनों जो है डिटॉल में भी उपस्थित होता है, इससे भी ध्यान रखिएगा। प्रतिरोधी या एंटीसेप्टिक जो है वो सूक्ष्म जीवों का विकास रोकता है या उन्हें नष्ट कर देता है। एनाल्जेसिक औषधि का उपयोग जो है दर्द को दूर करने में किया जाता है, इससे भी याद रखिएगा।
इसे दर्दनाशक या पीड़कनाशक कहते हैं। नेक्स्ट जो है मैथ का क्वेश्चन है, इसे बना लीजिएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया है, तो वो है आपका लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम जो है रेनिन एंजाइम है। रेनिन एंजाइम जो है दूध में घुलनशील प्रोटीन केसिन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदलकर दूध का पाचन करता है। दूध का सफ़ेद रंग केसिन के कारण होता है और दूध का हल्का पीला रंग जो है वो कैरोटीन के कारण होता है। दूध में सभी प्रकार के विटामिन मौजूद रहते हैं, विटामिन सी को छोड़ के। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पदार्थ है? वो है आपका सुनहरा धान, ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसे बना लीजिएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो यह किया जाता है मंदक के रूप में, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। तीव्रगामी न्यूट्रिनो की गति को मंद करने के लिए उपयुक्त कम परमाणु भार वाले पदार्थ को मंदक कहते हैं, जैसे ग्रेफाइट हो गया, भारी जल हो गया। भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O। और वहीं पे याद रखिएगा नियंत्रक के रूप में कैडमियम और बोरोन का क्षार का प्रयोग किया जाता है, जो रिएक्शन को कम करता है। शीतलक के रूप में द्रवित सोडियम का प्रयोग किया जाता है और परमाणु शक्ति गृह में ईंधन के रूप में यूरेनियम का भी प्रयोग किया जाता है, इसे याद रखिएगा। मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय है, तो वो है आपका मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। दिल्ली जो नई दिल्ली वो उत्तर रेलवे का मुख्यालय है और पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कोलकाता है। याद रखिएगा भारत में कुल अभी वर्तमान में 18 रेलवे जोन है और 18वां रेलवे जोन जो है दक्षिण तटीय रेलवे को बनाया गया, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। और 17वां रेलवे जोन जो है कोलकाता मेट्रो रेलवे को बनाया गया था। नेक्स्ट है आयरन की कमी से क्या होता है? तो आयरन की कमी से याद रखिएगा एनीमिया नामक रोग होता है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। यही स्कर्वी नामक रोग जो है विटामिन सी की कमी से होता है और विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्विक एसिड है। बेरी नामक बीमारी जो है विटामिन B1 की कमी से होता है, जिसका रासायनिक नाम थायमिन है। यहीं भी याद रखिएगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और जीरोप्लेथेमा होता है। विटामिन के की कमी से जो है रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है और विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। याद रखिएगा इंसुलिन की कमी से जो मधुमेह नामक रोग होता है, जिसे डायबिटीज बोलते हैं। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से होकर नहीं गुजरता? तो बहुत ईजी क्वेश्चन, यह जो है भारत से होकर नहीं गुजरती है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। भारत के मध्य से जो है आपका कर्क रेखा गुजरता है 8 राज्यों से। याद रखिएगा 8 का नाम राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। अब देखिए कर्क रेखा किन देशों से होकर गुजरती है, इन्हें भी देख लीजिए आप लोग। ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, लिबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मिडितानिया, पश्चिम सहारा, बहामास तथा मेक्सिको। इस सबको याद करके रखिएगा। और मकर रेखा निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है, जैसे चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। और विषुवत रेखा निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गेबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती। इन सबको स्क्रीनशॉट लेकर याद रखिएगा। अगर याद नहीं हो तो यूट्यूब पे सर्च कर दीजिएगा और इसे ट्रिक से याद कर लीजिएगा किसी और चैनल से देख के। नेक्स्ट है भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? यह बना है आपका सतलज नदी पर, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। भाखड़ा नागर बांध भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। पहला ऊंचा बांध जो है रिहंद बांध है भागीरथी नदी पर, याद रखिएगा उत्तराखंड में। इस बांध का मूल उद्देश्य जो है यानी भाखड़ा नागर बांध का मूल उद्देश्य जो है बिजली उत्पन्न करना है। भाखड़ा नागर प्रोजेक्ट से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश व दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश लाभान्वित होते हैं। सतलज नदी पर 2 बांध का निर्माण किया गया, भाखड़ा और नागल। याद रखिएगा दोनों को संयुक्त रूप से भाखड़ा नागल बांध कहते हैं। यहाँ ये याद रखिएगा रावी नदी जो है वो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलता है और चिनाब नदी जो है चंद्रभागा नदियों के संगम में हिमाचल प्रदेश से निकलती है। और रावी नदी आगे चल के जो है चिनाब नदी में ही मिल जाती है, इसे ध्यान रखिएगा। झेलम नदी जो है वो जम्मू कश्मीर के बेरीनाग से निकलती है। नेक्स्ट है जोग जलप्रपात स्थित है, तो जोग जलप्रपात जो है श्रावती नदी पर स्थित है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। जोग जलप्रपात का वर्तमान में नाम जो है महात्मा गांधी जलप्रपात कर दिया गया है। जोग जलप्रपात के अंतर्गत राजा, राकेट, रोरर और रानी जलप्रपात आता है। इसकी ऊंचाई जो है जो जलप्रपात की 255 मीटर है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कुंचिकल जलप्रपात है, जो कर्नाटक के शिवमोगा जिले में वराही नदी पर स्थित है। कुछ अन्य जलप्रपात देख लेते हैं, जैसे शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी कर्नाटक पे है। दूध सागर जलप्रपात जो है गोवा के मांडवी नदी पर स्थित है। हुंडरू जलप्रपात जो है झारखंड के स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। धुआंचाल जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर है। और चित्रकूट जलप्रपात जो है छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर स्थित है। इन सबको याद रखिएगा। नेक्स्ट है जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है, तो जहां आरा ने जो पुस्तक लिखी थी वो है मुनीस अल अड़वा, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है।
19 अल अरवा का अर्थ होता है आत्मा का विश्वास। जहां आरा जो है शाहजहां की सबसे बड़ी पुत्री थी। जब शाहजहां को औरंगजेब ने बंदी बना दिया था तो उसका सेवा सत्कार जो है जहां आरा ने ही किया था जेल में। जहां आरा ने उत्तराधिकारी के युद्ध में दारा सिकों को समर्थन दी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जहां आरा ने उत्तराधिकारी के युद्ध में किसे समर्थन दी थी, तो जहाँ दारा सिकों को समर्थन दी थी। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो है भारत में चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक था और सुहरवर्दी संप्रदाय का संस्थापक बहाउद्दीन जकारिया था। और फिरदौसी संप्रदाय का संस्थापक जो था वो याहिया मनेरी था और पटना में इसका केंद्र था। नक्शबंदी संप्रदाय का संस्थापक बांकी बिल्ला था भारत में, जबकि प्रवर्तक जो था इसका संस्थापक उबैदुल्ला था। कादरिया संप्रदाय का संस्थापक अब्दुल कादरी जिलानी था और रोशनिया संप्रदाय का प्रवर्तक जो है शेख बयाजिद था। इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को वापस लिया था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। 12 फरवरी का डेट भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ देता है। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, लेकिन इसी दिन जो शोक सभा का आयोजन किया गया और तिलक दिवस मनाया गया, क्योंकि इसी दिन जो है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। और असहयोग आंदोलन के समय जो गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि सरकार को वापस कर दी थी। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो बिहार और उड़ीसा के उपराज्यपाल थे अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज छोड़ दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत को छोड़ दिया था। ये सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम ये पूछ देता है। लेकिन याद रखिएगा जब उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जलाकर मार दिया, तब गांधी जी ने हिंसा से नाराज होकर 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। नेक्स्ट है नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में से कौन सा अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो वो अम्ल है हाइड्रोफ्लोराइड। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। हाइड्रोफ्लोराइड अम्ल का उपयोग जो है घर में जंग लगे पदार्थों से जंग को हटाने के लिए भी किया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। फ्लोरीन जो है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट एक और है एक्वा रेजिया, जो कि नाइट्रिक अम्ल HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है। ये पूछ जाता है कि एक्वा रेजिया जो है किसका मिश्रण है, तो नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये मिश्रण है, इसे ध्यान रखिएगा। वहीं जो H2SO4 है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे अम्लों का राजा कहा जाता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जो है म्यूरिटिक अम्ल भी कहा जाता है। इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया, तो वह था आपका 24वां संविधान संशोधन 1971। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति द्वारा सांसद पारित विधेयक पर हस्ताक्षर करने से संबंधित है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि संसद द्वारा पारित साधारण विधेयक को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन जब पुनर्विचार होने के बाद राष्ट्रपति के पास दोबारा यह विधेयक भेजा जाएगा तो राष्ट्रपति को मंजूरी देना बाध्यकारी होगा। और अनुच्छेद 111 के तहत ही राष्ट्रपति जो है जेबी वीटो का प्रयोग करता है। और सर्वप्रथम जेबी वीटो का प्रयोग जो है ज्ञानी जेल सिंह ने किया था। और ये भी याद रखिएगा कि ज्ञानी जेल सिंह ने जो है 1986 ईस्वी में जेबी वीटो यानी पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था भारतीय डाक विभाग संशोधन विधेयक के संदर्भ में। नेक्स्ट है सोन नदी का उद्गम स्थल है। तो सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है और अमरकंटक के पश्चिम भाग से नर्मदा नदी निकलती है और पूर्वी भाग से सोन नदी निकलती है। और सोन नदी पर ही डेहरी ऑन सोन बांध है और कोइलवर। सोन नदी गंगा की दक्षिणी सहायक नदियों में सबसे लंबी है। सोन नदी को सोनभद्र नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट जो है मैथ का क्वेश्चन है, इसे बना लीजिएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है पूगा घाटी स्थित है। पूगा घाटी जो है लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। लद्दाख में वर्तमान में 2 जिले हैं, कारगिल और लेह। वहीं जम्मू कश्मीर में टोटल अभी 20 जिले हैं, इसे ध्यान रखिएगा। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभक्त हो गया था। सिक्किम जो है भारत का प्रथम राज्य है जिन्होंने जैविक कृषि स्टार्ट किया था पूर्णतः। भारत में कुछ अन्य घाटी है, इसे बता देते हैं, आप लोग याद रखिएगा। अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में, बंगस घाटी जम्मू कश्मीर में है, बराक घाटी असम में है, बास्पा घाटी जो हिमाचल प्रदेश में है, भैरवी घाटी उत्तराखंड में है, चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश में है, चुम्बी घाटी सिक्किम में है, भूटान भारत चीन के चौराहे पर है, याद रखिएगा। दून घाटी उत्तराखंड में है, हम्बन घाटी हिमाचल प्रदेश में है, कंबन घाटी तमिलनाडु में है, नीलम घाटी जम्मू कश्मीर है और नुब्बड़ा घाटी लद्दाख में। ये नुब्बड़ा घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है कौन सा महाजनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना। तो यह महाजनपद था आपका मगध महाजनपद। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा मगध महाजनपद की राजधानी राजगिरी थी, पाटलिपुत्रा जो बिहार में है। याद रखिएगा, फिर से मैं एक बार बता दूं कि
बौद्ध ग्रंथ के अंग उत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ के अंग उत्तर निकाय, जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में 16 महाजनपद का चर्चा मिलता है। और इसमें जो सबसे शक्तिशाली जो था वो मगध महाजनपद था, और दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद जो था वो अस्मक था, याद रखिएगा। और अस्मक जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। और यहीं याद रखिएगा बज्जी की राजधानी वैशाली में लक्ष्मी गणराज शासन था, जो पूरे विश्व का सबसे पुराना गणराज था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि विश्व का सबसे पुराना गणराज जो था वो लक्ष्मी गणराज था, वैशाली की राजधानी। नेक्स्ट, बंगाल में आमला टैक्स अधिकारी होता था, तो वह जो है आपका जमींदार अधिकारी होता था। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट, मुर्रा नस्ल है, तो मुर्रा जो है भैंस का नस्ल है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। मैंने इससे पहले आपको डिस्कशन कराया है, अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग इसका आंसर आसानी से टिक कर सकते हैं। और जो 50 क्वेश्चन का सेट मैं दे रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस, उसमें भी मैंने ये करा के रखा कौन सा नस्ल किस जाति से संबंधित है। मैं एक बार फिर बता देता हूँ आप लोगों को यहाँ पे, जिससे बता दें। गाय की प्रमुख नस्लें सहीवाल, जर्सी, लाल सिंधी, अमृत महल, कृष्णा वैली, गिर, होलिस्टीन फ्रीजन, ब्राउन स्विस, हरियाणा। भैंस की प्रमुख नस्ल है मुर्रा, सुरती, नागपुरी, बन्नी, मेहसाना, भदावरी, जफराबादी। बकरी की प्रमुख नस्ल है जमनापाड़ी, अंगोरा, बालूची, मालाबाड़ी। और भेड़ का नस्ल है मेरिनो, कैमरून, मालपुरी, चोकला। अगर दरोगा का तैयारी करते हैं तो इतना याद ही होना चाहिए, एग्जाम में अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके याद कर लें। नेक्स्ट है 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। कौन कौन? तो लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर, सर स्टीफन क्रिस्प। याद रखिएगा, सर लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस जो है वो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। प्रधानमंत्री क्लीमेट एटली ने इन्हें भारत भेजा था। वो मार्च 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन जो है भारत आया था। कैबिनेट मिशन ने अंतरिम सरकार की गठन और संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव दिया था। और कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान के अलग देश की मांग को सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से खारिज कर दिया था। इसलिए पाकिस्तान ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था और हजारों हिंदुओं की हत्या कर दी गई थी इसमें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? तो वो है आपका जरीबा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर। याद रखिएगा, जरीबा जो है भूमापन का यंत्र है। यहीं पे गज सिकंदरी सिकंदर के लोदी द्वारा विकसित भूमापन यंत्र था, और अकबर ने गज सिकंदरी को संशोधित करके इलाही गज नाम से इसे लागू किया था। और टोडरमल ने भी दहसाला पद्धति को लागू किया था। ये भी भूमि के माप से संबंधित था। और मुगल काल में भूमि को 4 भागों में विभाजित किया है। चलिए देखते हैं उन चारों भाग को। पहला है पोलज, सबसे अच्छा उपज देने वाली भूमि जिस पर वर्ष भर में 2 फसलें होती थीं। दूसरा है पड़ती, ऐसी भूमि पर 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। तीसरा है चाचड़, ऐसी भूमि पर 3-4 वर्षों पर खेती होती थी। पांचवा है बंजर, ऐसी भूमि जो खेती योग्य नहीं थी, ऐसी भूमि पर लगान नहीं वसूला जाता था। नेक्स्ट है जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था? तो जैन धर्म का 30वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ था। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। इसका प्रतीक चिन्ह जो था सर्प था, इसे याद रखिएगा। पार्श्वनाथ के माता का नाम वसा और पत्नी का नाम प्रभावती था। और पार्श्वनाथ को संवेद चोटी पर कैवल्य प्राप्त हुआ था। पार्श्वनाथ ने 4 सिद्धांत दिया था, सत्य, अहिंसा, आस्ते और अपरिग्रह। और 5वां सिद्धांत जो है महावीर ने दिया था, ब्रह्मचर्य। याद रखिएगा। चलिए आपको बता देते हैं कि जैन धर्म के पहले 3 तीर्थंकर और लास्ट के 3 तीर्थंकर और उसका प्रतीक चिन्ह, ये एग्जाम में पूछता ही है, तो उसे याद रखिएगा आप लोग। याद रखिएगा, जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, इसका प्रतीक चिन्ह सांड था। दूसरा अजीतनाथ था, जिसका प्रतीक चिन्ह हाथी था। तीसरा संभवनाथ था, जिसका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। और 22वां अरिष्टिनेमी था, जिसका प्रतीक चिन्ह शंख था। पार्श्वनाथ था 23वां, जिसका प्रतीक चिन्ह सर्प है। और 24वां जो था महावीर था, जिसका प्रतीक चिन्ह सिंह है। इन 6 का नाम याद रखिएगा, इनका प्रतीक चिन्ह भी याद रखिएगा, ट्रिक से याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में ये पूछता ही है। नेक्स्ट है सड़क सीमा संगठन बीआरओ की स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना जो है वो 1960 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। बीआरओ जो है सीमावर्ती क्षेत्र में सड़क मार्ग के निर्माण और व्यवस्थापन का कार्य करता है। बीआरओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। यहीं पे याद रखिएगा, भारत में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व जो है केरल राज्य में है। और भारत में 0 माइल स्टोन जो है नागपुर में स्थित है। अंकलेश्वर स्थित है, तो अंकलेश्वर जो है गुजरात में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। यहाँ पे जो है पेट्रोलियम उत्पादन किया जाता है, और पेट्रोलियम जो है टर्सरी युग की अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। याद रखिएगा, असम या ब्रह्मपुत्र घाटी तेल क्षेत्र के अंतर्गत जो है डिगबोई आता है, नहरकटिया आता है, सुरमा घाटी आता है। गुजरात तट क्षेत्र के अंतर्गत खंभात आता है, अंकलेश्वर आता है, कलोल आता है। यही याद रखिएगा, पश्चिमी अपतटीय तेल क्षेत्र के अंतर्गत जो है बसीन तेल क्षेत्र आता है, और मुंबई हाई तेल क्षेत्र आता है। भारत का मुख्य तेल उत्पादक क्षेत्र जो है मुंबई हाई ही है। देश के तेल के कुल उत्पादन का आधा से अधिक यहीं पे होता है। नेक्स्ट, अवध राज्य का अंतिम शासक था। तो अवध राज्य का अंतिम शासक वाजिद अली शाह था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा, 1856 ईस्वी में कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में लॉर्ड डलहौजी ने मिला लिया था। और जब अवध साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया तो उस समय अवध का शासक जो था वाजिद अली शाह था। और इन्होंने अपने अंतिम समय में एक गीत गाया था, बाबुल मेरा नैहर छूट ही जाए, बाबुल मेरा नैहर छूट ही जाए,
चार कहर मिले मेरी डोलियाँ सजावे। ये मैं इसलिए नहीं सुना रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने कभी सेट लगाया था तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए मैंने बता दिया था कि आप लोग कभी गलती ना करें। और अवध राज्य की स्थापना जो है सआदत खां द्वारा किया गया था। इस राज्य की राजधानी लखनऊ थी। 1857 के विद्रोह के समय अवध की रानी हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था, लेकिन जब वो नेपाल चली गई थी तो उसके पुत्र जो है बर्जिस कदर को 1857 ईस्वी में विद्रोह के दौरान शासक घोषित किया गया था। याद रखिएगा, एग्जाम में बर्जिस कदर का नाम पूछा जाता है। बर्जिस कदर को 1857 के विद्रोह के दौरान अवध का शासक घोषित कर दिया गया था, जो कि वाजिद अली शाह के पुत्र थे। नेक्स्ट फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो इसका निर्माण जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल जो है महालनोबिस ने तैयार किया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल हेराल्ड डोमल ने तैयार किया था और तीसरा पंचवर्षीय योजना सैंडी चक्रवर्ती और महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। पांचवा पंचवर्षीय योजना डीपी धर ने तैयार किया था और सातवां पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था और आठवां पंचवर्षीय योजना को प्रणब मुखर्जी ने तैयार किया था। यहीं पर याद रखिएगा, बोकारो स्टील संयंत्र जो है वो तृतीय पंचवर्षीय योजना में बताया गया था। मैं बता दूं कि पंचवर्षीय योजना को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। मेरे चैनल पे जो 50 क्वेश्चन का जो सेट चल रहा है ना, अभी एक सेट ही कराया गया, लेकिन बहुत अच्छे से कराया गया है। वहाँ पे जाके आप लोग जरूर देख लें। अगर उसे देख लेते हैं तो कभी भी आपका पंचवर्षीय योजना से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये याद रखिएगा, भिलाई स्टील से प्लांट जो है वो छत्तीसगढ़ में है और पूर्व सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया था। दुर्गापुर जो है स्टील प्लांट वो पश्चिम बंगाल में है और इसे स्थापित करने में ब्रिटेन ने सहायता प्रदान की थी। राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में है, ये पश्चिमी जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। वहीं पे बोकारो स्टील प्लांट जो तृतीय पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था वो झारखंड में है और पूर्व सोवियत संघ की सहायता से इसे बनाया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है? तो वह करता है जिंक। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा, किसी धातु की सतह पर प्रकाश पड़ने से इलेक्ट्रॉन निकलने की क्रिया को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं और इसका खोज जो हर्ट्ज ने किया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज हर्ट्ज ने किया था, गौर फरमाइएगा। लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव का विस्तृत व्याख्या जो है आइंस्टीन ने किया था, इसीलिए आइंस्टीन को 1921 ईस्वी में नोबेल प्राइज दिया गया था। याद रखिएगा, आइंस्टीन को जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ना कि सापेक्षता के सिद्धांत के आधार पर दिया गया था। नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसे बना लीजिएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी सही है। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इससे बना लीजिएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी सही है। और ये मैथ का क्वेश्चन है, इसे बना लीजिएगा। इसका आंसर जो है ऑप्शन बी सही है, केवल 1 और केवल 3। याद रखिएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और यहीं पे टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा 1 नहीं होता है, बल्कि -1 होता है, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। नेक्स्ट है, नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? यह जो है असम में है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा, नागार्जुन टाइगर रिजर्व जो आंध्र प्रदेश में है, काजीरंगा बाघ अभयारण्य असम में है, मानस असम में, औरंग बाघ अभयारण्य ये भी असम में है, दांडा वैली अंशी बाघ अभयारण्य ये कर्नाटक में है। और नेक्स्ट जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसे बना लीजिएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, क्योंकि पहले रोग होगा, फिर अस्पताल जाएंगे, फिर भर्ती होंगे, फिर उपचार करेंगे और फिर निदान पाएंगे। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो भारत में मीठे की सबसे बड़ी झील जो है उलर झील है, जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। यही याद रखिएगा, चिल्का झील जो है वो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है भारत में, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो है लेक सुप्रियर है। दुनिया की सबसे गहरी झील जो बेकाल झील है रूस में। और बिहार की प्रमुख झील अनुपम झील है, इसे याद रखिएगा। डल झील जम्मू कश्मीर में, नैनीताल और भीमताल जो है उत्तराखंड में, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन के कुल सीटों का कितना सीट हासिल होना चाहिए? तो विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम कुल सीटों का 1 बटे 10 सीट हासिल होना चाहिए। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन होता है और लोकसभा राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा आहूत या सत्रावसान किया जाता है। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। वहीं एक मंत्री जो है व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है, एक आर्द्र दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तने के कटे स्थान से विलयन की बूंद रिस कर निकलने लगती है। यह किस कारण होता है? यह होता है आपका मूल दाब के कारण। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। मूल दाब जल और आयनों के प्रभाव में सहायता करता है। वाष्पो उत्सर्जन, खिंचाव और मूल दाब मिट्टी से जल को ऊपर उठाने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट, सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग डैश का था, तो दीवान ए अर्ज विभाग जो था वो सैन्य विभाग से संबंधित था, जिसे बलबन ने स्थापित किया था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। देखिएगा, बलबन जो है वो तुर्कान चालीसा या चारगान का समाप्त कर दिया था।
जिसे इल्तुतमिश ने बनाया था। और यहीं पे ये याद रखिए, दीवान ए कोही जो कृषि विभाग से संबंधित था, उसे मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। दीवान ए रियासत और दीवान ए बंदगान ये सिर्फ फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। और सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस ए खलवत कहा गया है। नेक्स्ट है पीटी द्विपक्षीय अभ्यारण्य स्थित है, तो यह जो है आपका लक्षद्वीप में है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। लक्षद्वीप जो है मूंगे की बनी हुई है और ये इसकी राजधानी कावारती है। और लक्षद्वीप जो है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। वहीं याद रखिएगा पुलिकट पक्षी अभ्यारण्य जो है वो आंध्र प्रदेश में है। ओखला पक्षी अभ्यारण्य नोएडा नई दिल्ली की सीमा पर है। कोतल पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में है। मायानी पक्षी अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है। नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा किया जाता है? जिसका प्रकाशन जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। यही याद रखिएगा विश्व बैंक के द्वारा जो है मानव पूंजी सूचकांक और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी किया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जो है मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। और जेंडर गैप सूचकांक और वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जो है विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। और यहीं पे विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक और IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो है 1944 ईस्वी में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के द्वारा हुआ था, इसे ध्यान रखिएगा। और दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादक की तरह एक वृक्ष पर आता है कहलाती है, तो यह कहलाती है आपका सहभोजिता। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन जो है ना डिस्कशन करा दिया गया, अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एक बार डिस्कशन करा देने के बाद ना उससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। चलिए आपको सहभोजिता के बारे में बता देते हैं। वह क्रिया जिसमें एक जीव को लाभ होता है और दूसरे जीव जो अप्रभावित रहता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे सहजीविता कहलाता है। परजीवी वो होता है जिसमें कि एक को लाभ होता है और दूसरे को हानि होता है। और सहोपकारिता वो होता है जिसमें दोनों को लाभ होता है। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो प्राचीन काल में जंगलवासी जो है निषाद नाम से जाने जाते थे। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। आप लोग कभी बोलचाल की भाषा में ये शब्द जरूर सुने होंगे, निषाद। नेक्स्ट भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किससे डेसवा पास या दर्रा स्थित है? यह स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में इंद्रहार दर्रा भी है, कुंजुम दर्रा भी है। उत्तराखंड में जो है मयाली दर्रा है। जम्मू कश्मीर में जो जिला बुर्जील बनिहार काराकोरम दर्रा है। उत्तराखंड में लेपुलेख मानानीति दर्रा है। जलेपला दर्रा सिक्किम में है। तुजू दर्रा मणिपुर में है। और असीरगढ़ का दर्रा मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण एलर्जी कारक होते हैं? वो होते हैं पार्थेनियम के। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जाइलम का भाग नहीं है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये हर बार पूछा जाता है। मैक्सिमम जो है ना सब इसका आंसर जो चालनी नालिका ही होता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। इसको याद रखने का ट्रिक है एक, जैसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि चौ छ के पहाड़ा में जो होता है, जैसे चौ छ ज आता है तो ज से जाइलम होता है, तो जो चौ छ के पहाड़ा में ज वाला जो होगा वो नहीं आएगा। जैसे कि जाइलम और फ्लोएम है तो जाइलम नहीं आएगा, फ्लोएम तो पोफा के पाना में आ जाता है। या फिर ऐसे रख सकते हैं कि जाइलम जो है जल का परिवहन करता है, ठीक है, और फ्लोएम खाना का परिवहन करता है। तो जल को हम चालनी से चाल नहीं सकते। चालनी आप लोग जानते ही होंगे, आम भाषा में यूज होता है। तो चालनी से हम जल को कभी चाल सकते हैं नहीं ना, खाना को भूल से चाल सकते हैं। इसीलिए ऐसे भी याद रख सकते हैं आप लोग। कोई चीज़ ऐसी होती है जिसे ना ट्रिक से याद करना पड़ता है। एग्जाम हॉल में ना आप भूल जाइएगा, वहाँ पे याद नहीं आएगा। तो ऐसे सब चीज़ों को अपने दिमाग से कोई ट्रिक क्रिएट कीजिए और उसे याद कीजिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? ये भी क्वेश्चन मैं सेट में करा चुका हूँ। इसका आंसर होगा पश्चिमी घाट। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। मैं बस आप लोगों से इतना बोलूंगा कि अभी तक 16 सेट कराए गए, उतना आप देख लीजिएगा ना तो आपका मैक्सिमम प्रश्न जो है बनने लगेगा। हाँ, अगर आप दरोगा का तैयारी करते हैं तो आप लोगों को अच्छा खासा प्रश्न तो आना ही चाहिए, लेकिन जहाँ पे आप लोग फंसते हैं ना तो वो सब प्रश्न जो है ना इसमें करा दिया गया अच्छे से। और बता देते हैं कि भारत में 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। इंडो वर्मा क्षेत्र हो गया, हिमालय क्षेत्र हो गया, पश्चिमी घाट हो गया और सुंडालैंड हो गया। और हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नॉर्मल मायर्स ने किया था। नेक्स्ट है कैप्रोलेक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा नायलॉन 6। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है स्वेथलिंग कप किस खेल से संबंधित है? तो स्वेथलिंग कप जो है टीटी से संबंधित है, यानी टेबल टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। यहीं पे याद रखिएगा टेबल टेनिस खेल का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है और 1926 ईस्वी में इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना हुई। टेबल टेनिस गेंद का रंग जो सफ़ेद तथा पीला होता है। और टेबल टेनिस संबंधित से कप या ट्रॉफी है, जैसे एशिया कप दिया जाता है, रामानुजम कप दिया जाता है, त्रावणकोर कप दिया जाता है
और श्वेतलिंग कब दिया जाता है ये तो देख ही लिया आप लोग। नेक्स्ट है हस्तिनापुर का उत्खनन डैश के मध्य हुआ था। हस्तिनापुर का उत्खनन जो है बीबी लाल के द्वारा 1950 से 1952 के बीच हुआ था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। यही याद रखिएगा, बीबी लाल और बी के थापर ने कालीबंगा का खोज किया था जो राजस्थान में है, घग्गर नदी और सरस्वती नदी के किनारे। यहाँ पे बागपत जिले के सोनाली में हजारों वर्ष पुराने रथ का अवशेष सहित अनेक वस्तु प्राप्त हुआ है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आंख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? तो यहाँ पे आप मायोपिया देख के कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि मायोपिया जो है वो निकट दृष्टि दोष को कहते हैं और हाइपर मायोपिया दूर दृष्टि दोष को कहते हैं। आप लोग सुनने में ही समझ में आ गया होगा, मायोपिया मतलब निकट और हाइपर मायोपिया, हाइपर मतलब होता है ज्यादा, तो हाइपर मायोपिया मतलब दूर दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष के लिए निकट दृष्टि दोष में 3 अक्षर होता है, ठीक है। तो इसमें जो लेंस प्रयोग किया जाएगा वो 4 अक्षर का किया जाएगा, जो कि अवतल लिखा हुआ है, तो इसमें अवतल लेंस का उपयोग होगा। वहीं पे दूर दृष्टि दोष में 2 अक्षर है, तो उसमें जो लेंस का प्रयोग किया जाएगा वो 3 अक्षर का होना चाहिए, इसलिए दूर दृष्टि दोष में यानी हाइपर मायोपिया में उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे ये याद रखिएगा, जब निकट दृष्टि दोष होता है तो निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। हाइपर मायोपिया में मतलब निकट दृष्टि दोष में जो है, निकट दृष्टि दोष में जो है लेंस की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी कम हो जाती है। एग्जाम में ये भी पूछता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, जिसके कारण रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन जाता है। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है, इसे बना लीजिएगा, इसका आंसर ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? सूती वस्त्र जो है वो प्राप्त नहीं हुई, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। सूती वस्त्र जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, इसे याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का खोज जो है दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। यहाँ से कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, मातृदेवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत और RH-37 कब्रिस्तान, हाथी का कपाल, स्वास्तिक चिन्ह और महिला के गर्भ से पौधे निकलते हुए दिखाया गया है। मोहनजोदड़ो का खोज 1921 ईस्वी में रखालदास बनर्जी ने किया था। यह पाकिस्तान के लड़काना जिले में है और सिंधु नदी के तट पे है, जबकि हड़प्पा सभ्यता जो है वो रावी नदी के तट पे था, याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? इसमें जो है आपका कामेट पश्चिमी घाट का भाग नहीं है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। यह भारत और चीन की सीमा पर स्थित है, याद रखिएगा। पालनी पहाड़ी जो है तमिलनाडु में स्थित है और कार्डेमम पहाड़ी जो है वो केरल में है। वहीं पे अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी का नाम अनाईमुदी है और अनाईमुडी जो है वो 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु, याद रखिएगा। अनाईमुडी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु। कौन कौन पहाड़ी, चलिए देखते हैं। इसके दक्षिण में इलाची की पहाड़ी है, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ी है और उत्तर पूर्व की ओर पालिनी की पहाड़ी है। नेक्स्ट, किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया? तो 2017 में रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया था, ऑप्शन डी सही आंसर है। याद रखिएगा कि एकवर्ष समिति के रिपोर्ट पर रेल बजट को साधारण बजट से अलग किया गया था 1924-25 में। कृष्णदेवराय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी? देखिए ये क्वेश्चन BPSC 12 फरवरी को पूछा गया था, आप लोग इसका आंसर बताइए। देखिए अगर आपको दरोगा सच में निकालना है तो दरोगा के जो प्रीवियस ईयर में जितना भी प्रश्न पूछे गए हैं सबको अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपको कम से कम वहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड मिलेंगे, वो भी भारी हल्के क्वेश्चन तो मिलेंगे ही, लेकिन सबसे भारी क्वेश्चन जो रहते हैं जो आपसे नहीं बनने वाले होते एग्जाम हॉल में, वो सब आपको जरूर 10-15 क्वेश्चन वहाँ से रिपीट कर जाते हैं। अभी तक 16 सेट मैंने कराया है, आप उसे पूरा देख लीजिएगा और आप अपने आप में खुद महसूस करेंगे कि आप अपने आप में बहुत कुछ गेन कर लिए हैं। कृष्णदेवराय के बारे में बता दें, उसके दरबार में अष्टदिग्गज रहता था। कृष्णदेवराय ने आंध्र पितामह की उपाधि धारण की थी। इसके समय पुर्तगाल जो है बारबोसा आया था। इटली का यात्री डोमिंगो पायस आया था। इसने हजारा मंदिर और विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया था और इन्होंने तेलुगु में अमुक्त मालदा नामक पुस्तक लिखा था और संस्कृत में जामवटी कल्याणम नामक पुस्तक लिखा था कृष्णदेवराय ने। कृष्णदेवराय को बाबर ने अपनी आत्मकथा में भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था। इतनी सारी पॉइंट को याद रखिएगा। और विजयनगर राज्य की राजधानी हम्पी थी जो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित। नेक्स्ट, एक गैस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ क्रिया करे तो NaHCO3 के साथ नहीं, यह गैस है, वह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट, रीजनिंग का क्वेश्चन है, इससे बना लीजिएगा, इसका आंसर ऑप्शन बी सही आंसर है। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इससे बना लीजिएगा, इसका आंसर ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? तो यह है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान, ऑप्शन सी सही आंसर है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद का उल्लेख जो है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 148 से 151 के बीच में किया गया है। और ये भी याद रखिएगा, वर्तमान में जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है R वेंकटरमन। नेक्स्ट, शब्द सेरीकल्चर संबंधित है। सेरीकल्चर जो है रेशम से संबंधित है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। यही याद रखिएगा, एपीकल्चर जो है मधुमक्खी पालन से संबंधित है, पिसिकल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन से संबंधित है, एंथोलॉजी जो है पुष्पों के अध्ययन से संबंधित है और मिथोलॉजी पक्षियों के
अध्ययन का संबंधित है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। एंटेमोलॉजी कीटों के अध्ययन से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान से संबंधित और फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? वो है आइकॉर्निया। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अवांछित पौधे जो बिना बोए ही उग जाते हैं, लाभ की तुलना में ज़्यादा हानिकारक होते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। विश्व का पहला रासायनिक खरपतवारनाशी जो है 2,4-D था, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो ईरान जो है सार्क का सदस्य नहीं है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। सार्क का स्थापना जो है 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को हुआ था। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 ईस्वी में ढाका में हुआ था। सार्क का मुख्यालय जो है काठमांडू में है। और जब सार्क का स्थापना किया गया था उसमें 7 सदस्य है, लेकिन 2007 में जो है अफगानिस्तान भी शामिल हो गया। और वर्तमान में सार्क में 8 सदस्य देश हैं: भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव और अफगानिस्तान। सार्क का फुल फॉर्म होता है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीन और जमीन बोझ लागू किया गया था? यह लागू किया गया था शाहजहां के शासनकाल में। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा, बाबर के शासनकाल में बेहदाज नामक चित्रकार रहता था। हुमायूं के शासनकाल में मीर सैयद अली और अबू समद। अकबर के शासनकाल में दसवंत और वसावंत। और जहांगीर के शासनकाल में उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, बिशन दास और मनोहर दास। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? वो था पाली भाषा का। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। यहीं याद रखिएगा कि महावीर स्वामी जो अर्धमगधी या प्राकृतिक भाषा में जो उपदेश देते थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये याद रखिएगा, गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश सारनाथ में दिया और सबसे ज़्यादा उपदेश जो है श्रावस्ती में दिया था। गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और भगवान बुद्ध को जो है मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में, और महावीर को मृत्यु जो है 80 वर्ष की आयु में प्राप्त हुई 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। नेक्स्ट है, 14 घंटे एक दिन का कितना भाग होता है? तो बहुत ईजी क्वेश्चन, क्या करना है, 14/24 कर देना है और इसे सॉल्व कीजिएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी निकलेगा 7/12। नेक्स्ट है, अनुचुंबकीय पदार्थ है तो चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। अनुचुंबकीय पदार्थ को याद रखिएगा पैरामैग्नेटिक कहते हैं। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर दिशा में थोड़ा सा चुंबक होता है, थोड़ा सा, तो उसे कहते हैं अनुचुंबक। और जो प्रबल आकर्षित होता है उसे कहते हैं लो चुंबक, जिसको फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। और जो प्रबल विकर्षित होता है इसको कहते हैं प्रतिचुंबक, जिसे इंग्लिश में डायमैग्नेटिक कहते हैं। अनुचुंबक का उदाहरण है ऑक्सीजन, प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, एल्युमिनियम। वहीं लो चुंबक का उदाहरण है इस्पात, कोबाल्ट, निकेल, लोहा। और प्रतिचुंबक का उदाहरण है कॉपर, जिंक, जल, नमक, तांबा, सोना, चांदी। नेक्स्ट है, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? वो है आपका ऑप्शन सी हमारा संकिसा स्तंभ पर। संकिसा स्तंभ जो है उत्तर प्रदेश में है। और रामपुरवा स्तंभ पर जो है बैल का मूर्ति है। लोरिया नंदनगढ़ के शीर्ष पर मौर्य अंकित है। और सरनाथ के स्तंभ पर 4 सिंह अंकित है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो उसके लेखक हैं रासेल कर्सर। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, रसेल कर्सर। चार्ल्स डार्विन ने एक पुस्तक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा। और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का प्रकाशन 1859 में हुआ था। याद रखिएगा, एग्जाम में इसका ईस्वी पूछता है। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है, इससे बना लीजिएगा। इसका आंसर ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है? तो तिलैया बांध जो बराकर नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। दामोदर नदी घाटी भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जिसको 1948 ईस्वी में स्थापित किया गया था। दामोदर नदी घाटी के अंतर्गत दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर नदी पर तिलैया बांध 1953 ईस्वी में बनाया गया था। दामोदर घाटी निगम के अंतर्गत मेथान बांध और पंचेत बांध, अय्यर बांध और बेरमो बांध बनाया गया। नेक्स्ट है, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया है? तो वह था आपका 1813 का चार्टर एक्ट। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी का, लेकिन केवल कंपनी को चाय और चीन के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया गया। 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा ही ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिल गई। और 1833 का चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। और 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसमें जो है दोहरे प्रशासन को प्रारंभ हुआ या द्वैत शासन प्रणाली को लागू किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है, इससे बना लीजिएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट कोडरमा डैश के खनन के लिए जाना जाता है? तो कोडरमा जो है अभ्रक के खनन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा, विश्व में सबसे ज्यादा अभ्रक का उत्पादन चीन करता है। और नल्लोर जिला भी भारत में अभ्रक पेटी के तौर पर विख्यात है। और राजस्थान का जयपुर से उदयपुर क्षेत्र में भी अभ्रक पेटी पाया जाता है।
नेक्स्ट है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। चलिए देखते हैं। 101वां संविधान संशोधन जो है वो वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है, 1 का 3 हो जाएगा। 102वां संविधान संशोधन जो है वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से है, यानी बी का जो है 4 हो जाएगा। 103वां संविधान संशोधन आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए अधिकतम 10% आरक्षण की व्यवस्था किया गया, यानी ईडब्ल्यूएस का स्थापना किया गया, सी का 2 हो जाएगा। और 104वां संविधान संशोधन के तहत लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया, तो बी का जो है 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार आंसर हमारा ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक दीननाथ गोपाल तेंदुलकर हैं, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में डीजी तेंदुलकर कहते हैं। इन्होंने महात्मा गांधी लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी पुस्तक की रचना की थी। यह पुस्तक अंग्रेजी भाषा में 8 खंडों में लिखी गई थी। 1951 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट है रेगुर मिट्टी इस नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी, क्योंकि मैं इसे 10 से 15 बार बता चुका हूँ। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी कहते हैं, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, काली कपासी मिट्टी, स्वतः जोत मिट्टी और लावा मिट्टी कहते हैं। इसका निर्माण बेसाल चट्टानों के टूटने फेंटने से होता है और यह मिट्टी जो है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। काली मिट्टी का काला रंग टिटेनियम मैग्नेटाइट के कारण होता है और इस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलकता पाई जाती है। वहीं पे भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसे दोमट मिट्टी या कछाड़ी मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार का होता है, नई जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। वहीं लाल पीली मिट्टी का निर्माण जो है कायांतरिक सेलों के टूटने फूटने से होता है। और तीसरा लेटराइट मिट्टी, जिसे मखरेली मिट्टी भी कहते हैं। यह मिट्टी उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होता है। भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाता है, उसके बाद लाल पीली मिट्टी, उसके बाद काली मिट्टी और उसके बाद लेटराइट मिट्टी पाया जाता है। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। और अम्लीय मिट्टी अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में और क्षारीय मिट्टी कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। मिट्टी में अम्लता कम करने के लिए चूना मिलाते हैं, जबकि क्षारीयता कम करने के लिए जिप्सम मिलाते हैं। तो इस प्रकार हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। आज जो 16 सेट था बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट का प्रीवियस ईयर का सारा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सेशन देने में मजा आया होगा और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द नया कुछ लाया जाएगा और चैनल से जुड़े रहें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।